नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां वो अब अपने पूरे चरम पर पहुंच चुकी हैं। कल झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान होगा और उसके बाद 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को दोनों राज्यों में, झारखंड में दूसरा और महाराष्ट्र में पहला और आखिरी जो चरण है उसके लिए पोलिंग होगी। इन चुनावों में कुल मिलाकर देखें तो हालांकि शुरुआत जब चुनाव की हुई थी तो अलग अलग मुद्दे डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीते एक हफ्ते से वोट जिहाद और दूसरी तरफ घुसपैठियों की इन राज्यों में मौजूदगी, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब झारखंड में थे तो झारखंड में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी झारखंड में सत्ता में आई तो फिर एक आयोग का गठन होगा और उसके बाद घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत से बाहर निकालेंगे। इसके पहले झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा साफ तौर पर यह कह चुके थे कि बीजेपी सरकार में आएगी तो इन घुसपैठियों को लात मार कर निकाला जाएगा। घुसपैठियों के कारण जो झारखंड है, झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है ऐसा आरोप है। बल्कि निशिकांत दुबे बीजेपी के जो सांसद हैं वो संसद में आंकड़े के साथ ये दावा कर चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर मेरे आंकड़े को गलत कोई साबित कर दे तो मैं संसद की सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये जो घुसपैठ का मुद्दा है और ये सिर्फ झारखंड का अकेले मुद्दा नहीं है। कल ही दो टूक में हमने आपको बताया था कि कैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस की एक रिपोर्ट जो आई थी, वो रिपोर्ट ये बताती है कि मुंबई जैसे शहर में भी जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल टिस की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कई पॉलिटिकल पार्टियां इन घुसपैठियों को वोटर बना देती हैं, मतदाता बना देती हैं, उनके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। कल तक ये जो टिस की रिपोर्ट थी, हम जब इस पर चर्चा कर रहे थे तो इस पर आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन आज ही ईडी ने बाकायदा झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगह पर छापेमारी की है। 17 जगह छापेमारी की है और जिन 17 जगह छापेमारी की है ईडी को, वहां पर अवैध जाली पासपोर्ट मिले, जाली दस्तावेज मिले, हथियार मिले, अवैध हथियार मिले हैं। इसके अलावा वहां पर कागज दस्तावेज जो है जाली कई तरह के मिले हैं, प्रिंटिंग प्रेस मिली है, जो दस्तावेज प्रिंट करने के जो है वो सामग्री मिली है। इसके अलावा प्रिंटिंग पेपर मिले हैं और उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल देश में और खास करके झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर एक सिंडिकेट काम कर रहा है और ये सिंडिकेट इन घुसपैठियों को पहले तो घुसपैठ करा के भारत में लाता है और उसके बाद इनको मतदाता बना दिया जाता है, वोटर बना दिया जाता है। और जैसे ही वोटर बना दिया जाता है वैसे ही ये वोट बैंक बन जाते हैं और जब वोट बैंक बन जाते हैं तो जब कभी भी घुसपैठियों को निकालने की बात आती है तो जिस भी दल के लिए ये वोट बैंक का काम करते हैं वो दल छाती पीटने लगता है। और इसका सीधा सीधा वोट जिहाद से क्या संबंध है ये भी आज साबित हो गया। वो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कई फतवे महाराष्ट्र में जारी हुए हैं, इसका मैंने कल जिक्र किया था। आज ये जो है जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम, एक फतवा जो है झारखंड में जारी कर दिया गया है और झारखंड में ये कहा गया है कि भाई इंडी जो गठबंधन है, इस फतवे में साफ तौर पर कहा गया है इंडी गठबंधन के लिए वोट करना है। और बड़ी दिलचस्प बात जानते हैं क्या है, इस फतवे में यह भी लिखा है कि जो पार्टियां घुसपैठियों को बाहर निकालने की, ये कहता है, ये डॉक्यूमेंट कहता है कि घुसपैठियों के बहाने डराया और धमकाया जा रहा है। अब सोचिए कि इस देश में घुसपैठिए हैं, ये संसद में कई बार, आज से नहीं, इंद्रजीत गुप्त जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने स्वीकार किया था कि 1 करोड़ घुसपैठिए हैं। उसके बाद आज इनकी संख्या क्या, उसको लेकर कई तरह के अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। तो घुसपैठियों को निकालने की अगर बात की जाए तो जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा कहता है कि घुसपैठियों को निकालने के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है क्योंकि इन घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी है। और यह इसलिए भी जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि ईडी ने जो जांच करी थी उसमें एक पक्ष ये भी आया है कि इन घुसपैठियों का सीधा सीधा जो इलीगल जो एक्टिविटीज हैं उनके साथ और अल-कायदा के साथ भी इनके संबंधों की बात सामने आई है। ऐसे में इन घुसपैठियों को क्यों छोड़ा जाए?
चुन चुन कर निकालना तो पड़ेगा ही। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, कैसे निकाला जा सकता है, क्या इस पर कोई पॉलिटिकल सहमति बन सकती है राजनीतिक पार्टियों में, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए गृहमंत्री ने क्या कहा, उसके जवाब में विपक्षी पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, ये सुनिए और उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से पर। मुझे बताओ, आदिवासी क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, हमारी बच्चियों से शादी रचाकर जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। ये रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या जेएम रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम रोक दें। एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए हम एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे और घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। आप क्या करेंगे जब आप चुनकर आएंगे, अगर आपको जनादेश मिला तो? महाराष्ट्र में और झारखंड में, महाराष्ट्र की जनता, झारखंड की जनता ये सांप्रदायिक जहर फैलाने वाली चुनाव प्रचार को ठुकराएं। ये सिर्फ घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी, तो एक ही एजेंडा है उनका। केंद्र में गृह मंत्री कौन है? आप ही है ना भाई? क्या बात हो रही है? किसको घुसपैठिया कहते हैं? मतलब डॉग विसिल पॉलिटिक्स की भी एक सीमा होती, हर जगह डॉग विसिल। एक है, अनेकता में एकता का देश है, ये नया स्लोगन मत गढ़िए। हम अनेकता में भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जो आदिवासी समाज है खासकर झारखंड में, उसकी आबादी घट रही है और जो घुसपैठ करके लोग आए हैं वो उनको शादी करके उनकी ज़मीन हड़प रहे हैं और तरह तरह की हरकतें वहाँ हो रही है। बांग्लादेशी और घुसपैठिया और रोहिंग्या की सबसे फेवरेट जगह झारखंड बन गई है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ के आदिवासी समाज की लड़ाई को लड़ रही है और लड़ती रहेगी। तो चलिए, ये तो आपने तमाम बयान सुने, दोनों तरफ के जो बयान है, और इस पर अब चर्चा भी करेंगे। आज की डिबेट में मेरे साथ जो है आज 5 मेहमान जुड़ेंगे और पांचों मेहमानों का आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला। मेरे साथ निखिल जैन जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं साजिद रशीदी, स्टूडियो में जुड़े हैं। मेरे साथ स्टूडियो में रमनीश वत्स जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और मेरे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान जुड़े हैं, प्रीत सिरोही एक्टिविस्ट हैं और कई मुद्दों पर, और ख़ास करके जो चुनाव से जुड़े और ये घुसपैठियों से जुड़े कई मुद्दों पर वो बहुत डीपली काम कर रहे हैं, इसलिए आज विशेष तौर पर मेरे साथ हैं। पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं आपको ये भी बता दूं, इस मुद्दे को मैंने कल भी उठाया था। मेरी सभी पैनलिस्ट से एक अनुरोध है, वो अनुरोध ये है कि कल या इससे पहले भी जब मैंने चर्चा की तो घूम फिर के जब हम घुसपैठियों पर चर्चा करते हैं तो सारी डिस्कशन एक बिंदु पर आ जाती है कि इन घुसपैठियों को किसने आने दिया। तो ये होता है कि जो राज्य सरकार है वो कहती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बॉर्डर क्यों नहीं सेफ किया। बीजेपी कहती है कि भाई बॉर्डर पर अगर कुछ निकल भी आए तो आप उनको क्यों पाल रहे हैं, उनको निकालने के। सारी डिबेट इस पे आके मुझे लगता है कि डिबेट को आज इससे एक कदम आगे ले जाना चाहिए। और एक कदम आगे यह है कि क्या हम सामूहिक रूप से, ये देश तमाम पॉलिटिकल पार्टियां क्या सामूहिक रूप से इस बात को पहले स्वीकार कर सकती हैं कि ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और अगर इसको हमने स्वीकार कर लिया
क्योंकि पहला कदम अगर घुसपैठियों को निकालने की बात सब कोई करता है, लेकिन घुसपैठियों को निकालने से पहले अगर सब लोग स्वीकार कर लें कि यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके बाद इनको निकालने के नाम पर राजनीति नहीं होगी। तो मैं इसी से शुरू करता हूं। निखिल जैन, जल्दी से आपका, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था जयराम रमेश, वो कह रहे हैं सांप्रदायिक एजेंडा है घुसपैठियों को निकालना। इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं और अगर वो अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं तो ये सांप्रदायिक एजेंडा उनको निकालने का कैसे हो सकता है? अशोक जी, सबसे पहले हमें जानना होगा कि घुसपैठिया किसे कहा जा रहा है। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स, कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता को बरतते हुए अगर भारत की सीमा लांघकर, भारत के बॉर्डर पार करके अगर भारत में बिना वीजा के, बिना भारत सरकार की परमिशन के आ रहा है, तो मेरी नजर में वो घुसपैठिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा वो बांग्लादेश से आए, श्रीलंका से आए, म्यांमार से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो। तो कोई भी व्यक्ति जो इलीगल इमिग्रेंट विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ रहा है, वो एक घुसपैठिया है। आपने अपनी शुरुआती वक्तव्य में कहा कि घुसपैठियों को निकालने के समक्ष तो सभी हैं। मेरा तो ये मानना नहीं है। अगर आप भारत सरकार का 2019 का नागरिकता संशोधन कानून देखें तो वो तो घुसपैठियों को रखने की बात कर रही है। हाँ, इतना जरूर है 2014 से पहले अगर 31 दिसंबर या 1 दिसंबर 2014 तक जो घुसपैठिया आए हैं और अगर वो हिंदू हैं और अगर वो पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से आए हैं तो हम रखेंगे, अदरवाइज घुसपैठियों को जो भी करना है वो देख लेंगे। अब घुसपैठिए क्या देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत है या नहीं, इसका जवाब इतना सिंपल तौर पे मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सिंपल सी कारण है, बहुत सारे लोग चाहे वो बांग्लादेश से हिंदू फरार होके आ रहे हों या म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम फरार होके आ रहे हों, निखिल जैन, भारत में एक शरण निखिल जैन, पहले ही सवाल के जवाब में एक मिनट रुकिए, पहले ही सवाल के जवाब में कांग्रेस के समर्थक निखिल जैन कह रहे हैं कि भाई इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं, फिर क्या कहा? नहीं, अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, नहीं, कुछ तो इलीगल इमिग्रेंट्स क्या सुरक्षा के लिए, बांग्लादेश देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको निकालना चाहिए कि नहीं? सीधा सवाल। अगर मगर छोड़िए ना, मैंने एक सवाल पूछा, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए घुसपैठियों में हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। निखिल जैन, मैंने सीधा सा पूछा, इलीगल अवैध रूप से जो भारत में घुसपैठ करे वो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि नहीं है? सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकते, कुछ उनमें से जाहिर बहुत बढ़िया नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। आपने कहा सारे के सारे अवैध रूप से जो आने वाले हैं वो सारे के सारे सुरक्षा के लिए खतरे नहीं है, वो सारे के सारे सुरक्षा के लिए खतरे नहीं है। हो सकते, सारे के सारे नहीं है, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हो गया आपका, हो गया निखिल जैन, हो गया। आवाज डाउन कर दीजिए। आज मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूं, मुझे लगता है, इसीलिए जब मैं जिसको कहूं आवाज डाउन कर दीजिएगा। जिसको जो मौका दे रहा हूं मैं दे रहा हूं, उसके बाद नहीं। लेकिन आपको पहले ही सवाल के जवाब में दिख गया कि इस देश में कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जो है, जिसमें अभी मैंने जयराम रमेश को सुनवाया, वो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक मुद्दा है। अवैध रूप से जो भारत में घुस आए हैं उनको भारत से बाहर निकालना सांप्रदायिक मुद्दा है। और निखिल जैन कह रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं जो भारत में घुस आते हैं वो देश के लिए खतरा नहीं है। इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि उनमें से बहुत सारे तो वोटर बन जाते हैं, और जब वोटर बन जाते हैं तो वो जो है वोट बैंक बन जाते हैं, और वोट बैंक बन जाते हैं तो उनके नाम एक फतवा आ जाता है, और जब फतवा आ जाता है तो इंडी गठबंधन के लिए वोट करने का फतवा आता है। तो फिर कांग्रेस के लोग क्यों कहेंगे कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? क्योंकि वो उनके वोट बैंक है। ये सच्चाई है। शहजाद पूना वाला रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं सारे नहीं, आपको देखना पड़ेगा। निखिल जैन बीच में नहीं बोलेगा आज कोई भी, बहुत गंभीर मुद्दा है। एक मिनट, निखिल जैन बीच में नहीं बोलेंगे, मैं सबकी आवाज डाउन भी करवाऊंगा, और अगर बीच में कोई बोलेगा तो मैं उसको इज्जत के साथ ये भी कह दूंगा, नमस्ते भी कर दूंगा। बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर अगर आप लोग बीच में बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी की बात रोकोगे, तो मुझे स्वीकार नहीं है। अगर घुसपैठ जैसे मुद्दे पर हम लोग बैठकर अच्छी डिस्कशन नहीं कर सकते तो ये देश के लिए शर्मनाक है। कम से कम मैं अपनी डिबेट में नहीं होने दूंगा। शहजाद पूना वाला रिस्पॉन्ड कीजिए। सबसे पहले तो भारत इसलिए सेकुलर और डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक समाज हिंदू। अगल बगल में देख लीजिए, पाकिस्तान क्या डेमोक्रेटिक है, क्या सेकुलर है? अफगानिस्तान सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। देख लीजिए अगल बगल में, बांग्लादेश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है? नहीं है।
इसका मतलब कि जैसे ही डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है तो हमारी डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ये डिबेट केवल एक चुनाव से नहीं, ये देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। अब झारखंड क्यों बनाया गया था अशोक? झारखंड इसलिए बनाया गया था, जब आरजेडी इसका विरोध करती थी, उन्होंने आदिवासियों पे गोलियां भी चलाई थी, कि आदिवासी संस्कृति, रोटी बेटी माटी अस्मिता का संरक्षण किया जा सके। मतलब ये आदिवासी संरक्षण के लिए झारखंड को बनाया गया था, भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को संजोने के लिए। अगर आज आदिवासी बहुल इलाकों में से ही आदिवासी समाप्त होते जा रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि जिस प्रकार से घुसपैठ हुई है, जिससे कि ट्राइबल इलाके से आदिवासी जो है वो पूरी तरह से हट चुके हैं, और वहां पर वोट बैंक का वहां पर एक दबदबा बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकुड़ में प्रदर्शन आदिवासी समाज के लोगों ने की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संथल परगना में 16% ट्राइबल परसेंटेज जो है वो डाउन हो चुका है, और वहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% बढ़ चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसकी रिपोर्ट कह रही है कि कैसे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो बसाए गए मुंबई में, जिससे कि 85% हिंदू पॉपुलेशन आज घटकर 51% हो चुका है। और मेरा इसीलिए आज सवाल सिर्फ इतना है कि रोहिंग्याओं को कम से कम आज भारत की सरकार ने आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा माना है। परंतु मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं, पता है ये है, दिल्ली हाईकोर्ट को कहा गया, ये दिल्ली सरकार के द्वारा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट राशन टू रोहिंग्यास ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। अब मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर निखिल जैन से कि जब भारत में इतने गरीब, दिल्ली में इतने गरीब परिवार है, तो क्या दिल्ली सरकार की प्राथमिकता एक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को अनाज देना होना चाहिए, या भारत के जो गरीब लोग हैं उनको अनाज देना होना चाहिए? भारत का जो मोहम्मद, शेख, सुलेमान, भारत का राजू, अशोक, जी उसको अनाज मिलना चाहिए, क्या कोई रोहिंग्या जो आया है अवैध जी रूप से, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, उसको अनाज मिलना ओके चाहिए? ओके निखिल जैन साहब बताइए। ओके शहजाद रुकिएगा, निखिल थोड़ा इंतजार कीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। मेरे पास अभी पूना से कुछ विजुअल आ रहे हैं ताज़ा प्रधानमंत्री के रोड शो के। मैं सीधा वो आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद इस रोड शो के बाद इस डिबेट को, ये जो रोड शो चल रहा है सीधा मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। पुणे में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ है। ये पुणे शहर के दृश्य हैं। पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र
चलिए, पूना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। और एक बार फिर लौटते हैं आज के विषय पर। जैसा मैंने आपको बताया, घुसपैठियों को क्यों पालें, क्यों ना घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाले, इसी पे चर्चा हो रही है। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। इससे पहले कि निखिल शहजाद, आपने निखिल जी से सवाल किया था, इससे पहले निखिल आपके सवाल का जवाब दे। शहजाद जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि जयराम रमेश कह रहे हैं सांप्रदायिक मुद्दा है, मैं इसी से जुड़ा एक बात कर रहा हूँ। भाई, चुनाव के अंदर सवाल यह कि 10 साल से आपकी सरकार है, तो ये तो सवाल पूछा जाएगा ना कि भाई 10 साल से आपकी सरकार है, तो चुनाव में ही घुसपैठियों को निकालने की बात आपको क्यों आ जाती है? चुनाव के इतर क्यों नहीं काम होता है घुसपैठियों को निकालने के लिए? हमने तो पहले दिन से कहा है कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करना ही ये हमारा आज का कोई एजेंडा थोड़ी है। हमने तो इसको वर्षों से कहा है। और झारखंड हाईकोर्ट का अभी बहुत सख्त एक प्रकार से फाइंडिंग आया, वो सितंबर में आया। तो क्या चुनाव के पहले झारखंड हाईकोर्ट सांप्रदायिकता फैला रही है क्या? हमने तो पिछले 10 वर्षों में 80% इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सील करवाया जब 60 साल तक की सरकार थी? हमने तो इन्फिल्ट्रेशन को 60 से 70% कम करवा दिया। इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं घुसपैठ बंद करवा दिया अगर ये सांप्रदायिक मुद्दा बन सकता था तो? और सांप्रदायिकता देखिए किसमें है। हम बोले एक हो जाओ बटो मत, तो ये सांप्रदायिकता, पर वोट जिहाद करना और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाना ये सेकुलरिज्म है। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ सांप्रदायिकता की परिभाषा और सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस के लिए क्या है, वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। और तुष्टीकरण के चलते रोहिंग्याओं को भी अपना बनाना है, परंतु जो भारत के ही जुड़े हुए हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर महात्मा गांधी के आग्रह पर भारत आते हैं, तो उनको लेना भी वो समझते हैं कि गलत है। परंतु रोहिंग्या जो देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, उनके लिए उनका दिल धड़कता है। ओके, निखिल जैन रिस्पॉन्ड कीजिए। एक एक करके शुक्र में शहजाद जी की सारी 2 मिनट में आपको रिस्पॉन्ड करना, फिर मैं मौलाना साहब के पास जाऊंगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक समाज हिंदू है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान शायद उन्हें कहीं और देना चाहिए, क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू बहुसंख्यक देश है और जहां तक लास्ट मैंने चेक करा था वो सेक्युलर नहीं है। तो ये जो भ्रम बीजेपी फैलाती है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज होती हैं वो कभी भी सेक्युलर नहीं होती, उन्हें कजाकिस्तान के बारे में पढ़ना चाहिए, जानते भी होंगे, काफी पढ़े लिखे हैं। दूसरा, एक उन्होंने बोला कि यहाँ का सलमान, सुलेमान, अशोक, राजू, इनका खाने की हमें चिंता करनी चाहिए। भारत में 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज दिया जाता है, तो हमें बाहर के सुलेमान या फिर राजू क्यों चाहिए? बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे प्लीज बताइए कि 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लाके आपने बाहर के राजू और अशोक, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के राजू और अशोक को आपने लाने की कोशिश क्यों करी थी अगर आपको सिर्फ उन्हीं की चिंता थी? और आखिरी एक, अच्छा हाँ, इन्होंने बोला एक हो जाओ बटो मत, इसमें क्या गलत है? बड़ी चालाकी से इन्होंने नारा बदल दिया जो इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था। उनका नारा है बटेोगे तो कटोगे। आपको शर्म आ रही है उनका नारा नेशनल टेलीविजन में बोलने के लिए, क्योंकि आपकी वही पार्टी है जो बलात्कारी हत्यारों को माला पहनाती है। वो 10-11 व्यक्ति जिन्होंने बिल्किस बानो के पूरे खानदान को मार दिया था, उनके गर्भ में तलवार चला के उनके नवजीवित बच्चे को मारा था। सब विषय से इतर जा रहे हैं। मैं फिर मेरा अनुरोध है, अगर विषय पर रहकर डिबेट करेंगे तो अच्छा होगा। एक मिनट। ओके, अगर विषय पर रहकर नहीं, शहजाद जी मेरा आपसे भी निवेदन है, देखिए वो आपको इधर उधर ले जाएंगे, वो सब इधर उधर ले जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं ये बटेंगे तो कटेंगे, ये आरक्षण, ये मुद्दा मैं आज नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। घुसपैठियों पर हम, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, घुसपैठियों की चर्चा होती है तो वो सीए पे ले गए। निखिल जैन, ये शर्मनाक है कि आप घुसपैठियों की डिबेट को सीए पे ले गए। 1 मिनट, आवाज नीचे कर दीजिए, मैंने कहा आवाज सबकी नीचे रखिए। आप इसको सीए पे ले गए, और आपको पता है अभी सीए का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है, और 370 पे जैसे आपको मुंह की खानी पड़ी ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, सीए पर भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन तब आप सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बता देंगे जो लाल डायरी लेकर घूमते हैं संविधान की। ये आप लोगों की दिक्कत है। पहले आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद संसद, और उसके बाद संसद को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो आप शरिया को मानेंगे। ये आप लोगों की दिक्कत है, और फिर आप दूसरों को कहते हैं सांप्रदायिक है। निखिल जैन, शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं मौलाना साजिद रशीदी के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने तो आज सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा, बाकी सब छोड़ दो। इन्होंने तो सीए के अंदर आने वाले लोगों को, जिनको महात्मा गांधी ने बोला था यहाँ पे लाना है, उनको सांप्रदायिक कह दिया, उनको खतरा कह दिया। रोहिंग्या आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी खतरा है, हाँ या ना? नहीं, उनको नहीं लगेगा, उनकी आवाज डाउन है। मैं वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, मैं केवल इतना पूछा, वो नहीं मानेंगे शहजाद। उन्होंने अभी भी कहा कि वो सेलेक्ट
वो सेलेक्ट करेंगे। जो उनके वोट बैंक है वो खतरा नहीं है, सीधी सी बात है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मौलाना साजिद रशीदी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बाकी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने देश के भीतर ही तमिलनाडु में जैसे ही एक गांव मुस्लिम बाहुल हुआ तो वहां पर हिंदू रीति रिवाज से चलने वाली सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने रोक दिया और ये मामला तमिलनाडु के हाईकोर्ट में गया। तो तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने बोला कि ये संविधान और सेकुलरिज्म के खिलाफ है कि क्योंकि आप मुस्लिम बाहुल हो गए तो आपने हिंदू धर्म के यात्राओं को आना रोकना बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि जब देश में इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हुई हैं जहां पर हिंदू यात्रा जाती है किसी इलाके में और उन पर पथराव होता है, ये खतरा हमने देखा है ना। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब एक खतरा हमारे सामने है, हमने देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू हुआ करते थे ना 23%, आज कहां गए। और इसीलिए ये खतरा हमारे सामने है। परंतु कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति में ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को भी बसाकर वोटर बनाना चाहते हैं। और बाकी तो छोड़ दो, ये तो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी 2005 में इसकी वकालत करती थी। आज उनका रुख क्यों बदल गया? ओके, मौलाना साजिद रशीदी, ये जो जमीयत उलमा लोहरदगा का जो पैगाम है, ठीक है, मतलब इन्होंने पैगाम दिया कि इंडिया गठबंधन को वोट करना चाहिए, तो समझ में आता है, चलो ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि भैया जो घुसपैठियों के नाम पर, निकालने के नाम पर डरा धमका रहे हैं, उनको वोट मत दो। अब घुसपैठियों को निकालने में क्या परेशानी हो सकती है किसी को? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, घुसपैठिया कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, अगर वो इलीगल यहाँ रह रहा है तो वो देश के लिए ख़तरा है। वो मेरे लिए भी ख़तरा है, वो शहजाद के लिए भी ख़तरा है, अशोक जी आपके लिए भी ख़तरा है, सबके लिए ख़तरा है। कौन कब क्या कर हो सकता है, पाकिस्तान ने किसी हिंदू को अपना आदमी, अपना एजेंट बना के भेज दिया हो कि जाओ देश के अंदर, वहाँ से जो है उनकी अंदर की चीज़ें लेके आओ और हम फिर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ये सबके लिए ख़तरा है। इसको कहीं ना कहीं आप जो है एक लाइन में ये कहने की कोशिश मत कीजिए कि ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ख़तरा नहीं है क्योंकि उनका वोट बैंक है। देखिए, राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है, मैं मान रहा हूँ उस बात को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ राजनेताओं को। अब आप देखिए, अमित शाह जी जब यहाँ दूसरी जगह चुनाव रैली करते हैं तो कहते हैं कि हमने 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। जब यही अमित शाह जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं ईद पर, मुहर्रम पर, होली पर, उस पर बकरीद पर 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। अभी तक आपके खाते में 6000 हैं, मुर्तज़ा भाई को जिता दो, मुर्तज़ा भाई 10 करके देंगे आपको। तो ये तो राजनीतिक बातें हैं सारी। एक बड़ा अच्छा सवाल आपने भी उठाया और शहजाद उसका जवाब नहीं दे पाए, और इनके पास जवाब उसका है भी नहीं कि भाई ये बताओ, ये सारे मुद्दे चुनाव के वक्त में क्यों नज़र आते हैं? घुसपैठिए, रोहिंग्या, कश्मीरी शरणार्थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फिर कहेंगे उस बात को कि वहाँ रुक जाती है बात आकर। कश्मीरी शरणार्थियों को 370 भी इन्होंने ख़त्म कर दी बकौल इनके, तो फिर कश्मीरी शरणार्थियों को एक को भी अब तक कश्मीर में पनाह क्यों नहीं दी गई? वापस ले जाकर क्यों नहीं बसाया गया? जितने भी रोहिंग्या हैं, आपने झारखंड बांग्लादेश का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, आपने आसाम को छोड़ दिया। आसाम को भी लीजिए अशोक जी, आसाम भी उसी कैटेगरी में आता है, बल्कि आसाम में घुसपैठ ज़्यादा है। इन दोनों जगहों से ज़्यादा आसाम में घुसपैठ है, उसको आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए नहीं जिक्र कर रहे हैं चूँकि वहाँ चुनाव नहीं है। आप भी उसी कैटेगरी में हैं जिस कैटेगरी का आप सवाल शहजाद पूनावाला से कर रहे थे कि भाई चुनाव के टाइम में क्यों आता है। मेरा मानना ये है, जब हमने उसको घुसपैठियों को ये मान लिया कि देश के लिए खतरा है, तो फिर हमें उन पर चुनाव नहीं देखना, उन पर कार्रवाई करनी है। ठीक है। और शहजाद ये बता के जाएं आज कि इनकी सरकार इस पर कार्रवाई कब से शुरू करने जा रही है, ठीक है, ये बता के जाएं। ठीक है। गोल गोल जलेबी बना के ना जाएं। ओके, लेकिन गोल गोल जलेबी जो बनाते हैं ना बैठ के, मोटे तौर पर आप ये मानते हैं कि ये जो जमायत उलेमा का जो ये इसमें जो लिखा है घुसपैठी, ये गलत है? मोटे तौर पर आप ये मानते हैं? देखिए, मैं फिर कहता हूं, चुनाव के लिए अपील कोई किसी के लिए भी कर सकता है। साधु संत भी करते फिर बीजेपी को वोट दो, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, मैंने इस इशू पे बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जो आदमी घुसपैठियों को साथ दे रहा है
या कोई आदमी घुसपैठियों का जो वोट ले रहा है, जैसे आपने कह दिया कि कांग्रेस जो है घुसपैठियों को वोट ले रही है क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है। मेरे पास प्रमाण है सर उस बात तो मैं ये कहता हूं आप घुसपैठियों को ना इधर जोड़िए ना हम इधर जोड़ना चाहते हैं। अब सुनिए, अब ओके, मैं शहजाद रिस्पॉन्ड करूं उससे पहले घुसपैठिए देश के लिए खतरा है तो है, सबके लिए है। ठीक है, ओके, कांग्रेस के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है, बिल्कुल सबके लिए खतरा है, सबके लिए खतरा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इनको वोट बैंक बना लेते हैं उनको उस खतरा जो है नजरअंदाज करते हैं। ये वोट बैंक मेरा बनता पॉइंट क्यों है सर? 30 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ बोलिए। ये वोट बैंक बनता क्यों है? देखिए, एक बात मैं आपको बड़े खुले दिल से कहता हूं, आज आप आसाम चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, जो लोग उनको 2-2 हज़ार में 3-3 हज़ार में आधार कार्ड बना के दे रहे हैं ना, वो बीजेपी के लोग हैं। जाके सर्वे करा लो आप। ठीक है, अगर नहीं निकले तो बताना। ओके, ठीक है, ठीक है, आपकी सरकार उनका संरक्षण कर रही है। एक कमाओ पैसा जैसे कमाया जाए। आपने 30 सेकंड कहते 1 मिनट हो। शहजाद अपनी बात आप, शहजाद मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करने, क्योंकि मुझे एक बात पे बड़ी आपत्ति हुई है। वो ये, मैंने इस डिबेट में अब तक घुसपैठियों का शब्द इस्तेमाल किया है। मैंने एक बार नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन निखिल जैन हिंदू मुस्लिम करने लगे, मौलाना साहब हिंदू मुस्लिम करने लगे। मैंने नहीं, सर आपने कहा घुसपैठिया हिंदू और मुस्लिम हो। मैंने एक बार नहीं कहा घुसपैठिया कौन है। तो इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं हुई। सर अब आप बोलने दीजिए मुझे। मैंने एक बार नहीं कहा घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम, मैंने सिर्फ घुसपैठिया कहा कि घुसपैठिया इस देश की सुरक्षा के लिए, और जो लोग खुद को जो है सेकुलर बताते हैं, उन्होंने घुसपैठियों का भी धार्मिक जो है फ्लेवर दे दिया। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी जी ने आज बहुत अच्छी बात, उन्होंने कहा कि अगर कोई अवैध रूप से बाहर से आया है, वो मेरे लिए भी खतरा है, अशोक के लिए भी खतरा है, शहजाद के लिए भी खतरा है। इसका मतलब ये जो खतरा है, इनको चिन्हित करना, इनकी शिनाख्त करके इनको बाहर निकालना। मौलाना साहब, आप इसके भी साथ होंगे? अब झारखंड सरकार का एक, हाँ बहुत अच्छी बात, मैं सरकार के साथ हूँ, निकालो। क्यों नहीं निकाल रहे हो? निकालो, मैं सरकार के साथ हूँ, और हिंदुस्तान का सारा मुसलमान सरकार के साथ है। ओके 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 ओके, उनकी बात पूरी हो गई। आप इतना तो अग्री कर रहे हैं सर, हो गया, अब उनको बात तो होने दीजिए। ये ऐसे ही करेंगे क्योंकि उनको पता है क्या। अब सरकार का डॉक्यूमेंट है, झारखंड सरकार का, कि बहुत सारे इन रोहिंग्याओं को मदरसों में बसाया गया और फिर वहां से उनको लीगल बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बताइए कि मदरसों का जब एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी किया जाता है तो इसका विरोध करते हैं साजिद रशीदी और बोलते हैं कि अगर मदरसों का सर्वे होगा तो मैं चप्पल जूते से मारूंगा। अब मौलाना साजिद रशीदी बोले मदरसों में छुपाने वाली बात क्या, सर्वे हो रहा है तो उसका स्वागत करिए। साजिद, मैं दे रहा हूं जवाब। उनकी बात पूरी हो जाए, होगी आपके शहजाद, आपकी बात मैं पूछ रहा हूं कि मदरसों बोलिए शहजाद पूनावाला, सुनिए सपोर्ट करते हो नहीं करते हो? भाई सुनो, मदरसे के सर्वे को सपोर्ट करते हो ना? मेरी बात को आपने कहां से कहां जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि रोहिंग्या को, घुसपैठियों को निकालिए, देश का सारा मुसलमान आपके साथ है, देश का सारा मुसलमान आपके साथ है। चलिए कब से आंदोलन शुरू कर रहे हैं? ओके, चलिए कब से आंदोलन शुरू कर रहे हैं? ओके, आपने मेरी बात को कहां ले जाके जोड़ दिया? अब मैंने कोई रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए सुनिए, मैं एक और फैक्ट चेक कर देता हूं। और घुसपैठी, एक मिनट, सबको शांत करा दीजिए, सबको शांत करा दीजिए। मैं एक और फैक्ट चेक कर देता हूं, उसके बाद मैं प्रीत सिरोही के पास आऊंगा, क्योंकि प्रीत सिरोही के पास जो दस्तावेज हैं वो बड़े विस्फोटक दस्तावेज हैं और आज देश के सामने उनका खुलासा होना जरूरी है। लेकिन प्रीत सिरोही आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक और खुलासा कर रहा हूं। ये कहते हैं ना कि कोई विरोध नहीं करता, निकाले। शहजाद एक मिनट सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जब बात बता रहा हूं। ये जो कहा जाता है ना कि कोई विरोध नहीं करता, घुसपैठियों को निकालिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाता हूं, 4 साल पहले। इसका हेडिंग है रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अब ये पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए। जम्मू के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 170 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। रोक क्यों लगाई, पूरी सुनिएगा। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया। चीफ जस्टिस एसके बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति ने, अभी मौलाना साहब कह रहे थे पूरे मुसलमान हम साथ हैं निकालने के, सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति की याचिका पर प्रशांत भूषण, वो किस इकोसिस्टम के आपको मालूम है, प्रशांत भूषण ने इस केस की पैरवी की। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि इन रोहिंग्या मुसलमानों की जान को म्यांमार में खतरा है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन
उल्लंघन है। देश में कोई घुसपैठिया घुस आता है, उसके बाद वो देश के लिए खतरा बन जाता है, लेकिन सलीमुल्लाह नाम का एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और प्रशांत भूषण उसके पीछे खड़ा हो जाता है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि इसकी जान को जहां से ये आया है वहां खतरा है। इसलिए भारत तो धर्मशाला है भाई, भारत में बसाओ। भारत ने ठेका ले रखा है मानवाधिकारों के हनन का, तो इसलिए भारत इनके मानवाधिकारों के संरक्षण का भारत जिम्मा लेता है। ये इस देश में हो रहा है, ये इस देश की सच्चाई है। मैं इसके बाद ज्यादा नहीं सुनाना चाहता कि सुप्रीम इस पर जो है क्या कुछ कहा गया था। नहीं, एक मिनट रुकिएगा मौलाना साहब, रुकिएगा एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट रुकिएगा। नहीं नहीं नहीं, 38 सेकंड हो चुके हैं, मुझे प्रीत सिरोही को लाना है इस डिबेट में, बहुत जरूरी है। उनके पास जो दस्तावेज है उस पर एक मिनट रुकिएगा। नहीं नहीं नहीं, उनके जो दस्तावेज है उन पर रिस्पॉन्ड करना। प्रीत सिरोही, आप क्या मानते हैं घुसपैठ ये खतरा है और आपने इस पर क्या पड़ताल की है, मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा, अभी तक इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात ही नहीं हुई। देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही थी। पूरे देश में नशे का कारोबार कर रहा है, ये घुसपैठिया कर रहा है। पूरे देश में नीले कैप्सूलों की लत बच्चों को लगा रहा है, वो घुसपैठिया कर रहा है। पूरे देश में जो चोरियां हो रही हैं, जो अपहरण हो रहे हैं, जो बच्चे चोरी हो रहे हैं, जो मानव तस्करी हो रही है, वो घुसपैठिया कर रहा है। और घुसपैठिया को अगर आप किसी धर्म से जोड़कर देख रहे हैं तो उस धर्म के लोगों के 57 देश हैं, वो ले जाएं उन्हें आके यहाँ। अगर आप वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर ना निकालो, उनके ऊपर अत्याचार ना करो, तो पानी के जहाज में बिठाओ और मुल्ला को बोल दो कि आए और यहाँ से ले जाए। इस देश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है। आप देखिए, योगेश अगर वोट करेगा तो 1 वोट करेगा, तबस्सुम वोट करेगी तो 5 वोट करेगी। देख लीजिए आप, वो 5 वोट करेगी। मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, एक मिनट प्रीत सिरोही आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं प्रीत सिरोही के पास पूरे के पूरे दस्तावेज हैं और इन दस्तावेजों में लक्ष्मी वोट करेगी तो 1 वोट करेगी, रुबीना बानो वोट करेगी तो 5 वोट करेगी, सरोज वोट करेगी तो 1 वोट करेगी, सबा वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। ये वोटर आईडी कार्ड हैं, आप देख लीजिए। जरीना वोट करेगी तो 6 वोट करेगी, मोहम्मद इम्ताज वोट करेगा तो 6 वोट करेगा, अंसारी हिना वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। 6 वोटर आईडी कार्ड। महाराष्ट्र में चुनाव है, मुमताज वोट करेगी तो 6 वोट करेगी, वहीं ममता वोट करेगी तो वो 1 वोट करेगी। कहां से बन गए इन घुसपैठियों के इतने कागज? और ये कौन है जो बना रहा है? कौन लोग हैं वो जो सिस्टम में, जिन्होंने पूरे सिस्टम को बेच दिया है? आप देख लीजिए, गर्दन दाएं करके, बाएं करके, आगे होकर, ऊपर से कपड़ा ढक लिया, सिर के ऊपर कपड़ा ढक लिया। ये कौन है? ये कौन बहरूपिये लोग हैं? कहां इनकी ट्रेनिंग चल रही है? कौन लोग हैं जो इन्हें समझाकर भेजते हैं इस बार गर्दन दाएं करनी है, बाएं करनी है? एक व्यक्ति का 1 वोटर आईडी कार्ड है, घर में खो गया, मिस हो गया, नया बनवा लिया। ये क्या प्री प्लान ढंग से कुछ एनजीओ इसके ऊपर काम कर रही हैं? एक व्यक्ति के 9 वोटर आईडी कार्ड है, 7 वोटर आईडी कार्ड है, 8 वोटर आईडी कार्ड है। ये देखो, आफरीन बानो, परवीन बानो, क्या है ये? आप देखिए, डाटा देखिए आप कितना है, 40,000 से ज्यादा एंट्री है। हद है, देखो आप। ये दरअसल मैं आपको बता एक दूं, व्यक्ति 9 वोटर आईडी कार्ड, 8 वोटर आईडी कार्ड, 7 वोटर आईडी कार्ड, पूरा चुनाव फिक्स है। पूरी आपके घर में 7 वोट हैं, 7 में से 1 आदमी वोट डालने जाएगा, वहां एक व्यक्ति 9 वोट डालेगा। मैं आपको तो सरकार पैरवी करेगी। प्रीत सिरोही ने जो दस्तावेज, मैंने इन दस्तावेजों का मैंने भी अभी जो है इसको देखा, और ये जो दस्तावेज हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति की अलग-अलग एंगल से तस्वीरें खींची हुई हैं और उसके एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6 वोटर आई कार्ड हैं, एक ही व्यक्ति के। आप देखिए, जीत सिंह वोट करेगा तो 1 वोट करेगा, जुनेद वोट करेगा तो 5 वोट करेगा। तो सवाल ये है कि ये जो एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6, 7-7, 9-9 अगर वोटर आई कार्ड बने हुए हैं तो इसके पीछे कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो सिंडिकेट होगा जो काम कर रहा है, और इस तरह से चुनाव में वोट जिहाद को इस तरह से रंग दिया जा रहा है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, देश में जातीय जनगणना की बात हो रही है, क्योंकि वो उनके वोट बैंक हैं, और बात होनी चाहिए इस देश में घुसपैठियों की गणना की, उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे हैं। संसाधनों पर अधिकार की बात कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं देशवासियों से, इस देश के राजनेताओं से, क्या संसाधनों पर घुसपैठियों का भी हक है? क्या घुसपैठिए इस देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे? ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि ये जो मैंने कहा ये बड़ा खुलासा है और इसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, ये सब चीजें रुकनी चाहिए। एक ही व्यक्ति 6-6, 7-7, 9-9 कार्ड बनाकर वोट करे और ये वोट जिहाद इस तरह से चले, मुझे लगता है देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। The Institute of Chartered Accountants of India, being the world's largest accounting body, proudly presents before the World Forum of Accountants 2025. Experience 3 days of insightful discussions. Join us at WOFA 2025 from January 31st to February 2nd, 2025 at Yashobhoomi, New Delhi. For more details, visit wofa.icai.org. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं घुसपैठियों पर जंग का ऐलान क्या है, गृह मंत्री का प्लान, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले प्रीत सिरोही ने कुछ विस्फोटक दस्तावेजों का खुलासा किया कि कैसे एक ही व्यक्ति के 8-8, 9-9 आई कार्ड बने हुए, वोटर ID कार्ड बने हुए हैं, और ये वोट जिहाद का एक और रूप है। और ये किस तरह से घुसपैठियों के भी वोट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कल ही मैंने दो टूक में आपको बताया था 180 संगठन जो है लगातार जो है एक समुदाय विशेष के वोट बनाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। जल्दी से शहजाद, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे थे, जल्दी से आप, फिर उसके बाद मौलाना साहब और उसके बाद रमनीश वत्स जी। देखिए, आज तो मुझे लगता है अशोक जी आपके शो पर इतिहास रचा जाएगा। मौलाना जी से मैं 3 अपील करवाना चाहता हूँ। उन्होंने तो कहा ही है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ है। जमीयत उलेमाए हिंद और अरशद मदनी ने बोला कि रोहिंग्याओं को डिपोर्ट नहीं करना है, इनको भारत में दामाद बनाकर रखना है। इसका खंडन करने वाला फतवा पहले मौलाना साजिद रशीदी अभी बोलेंगे। फिर यूपी की सरकार ने मदनपुर खादर, जो दिल्ली में उनकी जमीन थी, वहां पर ये अवैध रोहिंग्या बसे थे, उनको खदेड़ कर वहां से बुलडोजर एक्शन करके निकाला। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हाई तौबा मचाया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ भी फतवा जारी करेंगे। और तीसरी बात, क्योंकि उन्होंने कहा शिनाख्त होनी चाहिए ऐसे घुसपैठियों की, तो एक बार फतवा जारी करके ये बोलेंगे NRC का वो समर्थन कर रहे हैं। मौलाना साहब, मैं बहुत आभारी रहूंगा, ये 3 फतवे आप बिस्मिल्लाह करके जारी कीजिए। मौलाना साहब देखिए, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको सर। ये एक वीडियो है, इसमें क्या है, योगी जी एक तरफ तो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे,
और एक तरफ जो लड़के रोजगार सर, अब मांगने आ रहे हैं, नहीं विषय से विषय यूपी वाले यूपी पुलिस हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए। विषय पर मैंने पहले ही कहा था विषय पर बोले तो बोले। रमनीश आप बोलिए। मैंने पहले कहा था विषय पर बोलना तो बोलिए। अब आप बेरोजगारी चले जाए, महंगाई चले गए, मेरा आज का विषय ही नहीं है ये। अच्छा, शहजाद ने जो मेरा आज उन्होंने आज का विषय, उन्होंने क्या विषय बताया? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा घुसपैठियों को रखने के लिए फतवा दीजिए। हाँ, एनआरसी मुद्दा है आज का। नहीं तो एनआरसी आज का मुद्दा है। एनआरसी घुसपैठियों को निकालने के लिए था ना अशोक जी। एनआरसी घुसपैठियों को निकालने के लिए था कि नहीं? एनआरसी घुसपैठियों की जनगणना करने के लिए था कि नहीं? अब सुनिए बात, जितना एक मिनट अगर विषय पे बोलेंगे तो मैं बोलने दूंगा। विषय पे ही बोल रहा हूँ, सुनिए विषय पे। मैं पहले भी विषय बोला, अब भी विषय पे बोल रहा हूँ। सुनो शहजाद, ध्यान से। फिर मैं, हाँ, जैसे आपने रूपरेखा बनाई थी कि साहब विस्फोट होने वाला है, अब ये कोई नई चीज थोड़ी है। ये तो हर इलेक्शन में नई नई चीजें निकल के आती हैं कि भाई फला आदमी ने जाली वोट डाल दिया, फला आदमी ने जाली वोट डाल दिया। जाली वोट जाली वोट नहीं है, ये जाली वोट नहीं है, ये वोट जिहाद है। मौलाना साहब, वोट जिहाद मुंह से कहने में आपको डर लगता है क्या? ये वोट जिहाद है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर एक बांग्लादेशी घुसपैठिए के 9 वोटर कार्ड बना रखे हैं। ये वोट जिहाद है, ये फर्जी वोटिंग नहीं है, वोट जिहाद है। मौलाना साहब, हिम्मत रखिए कहने की वोट जिहाद के ऊपर। सुनिए, मैं आप ही के चैनल पे आपके साथ इस बात के लिए शर्त लगाता हूं, आप लव जिहाद नहीं तय कर पाए कि लव जिहाद देश में है कि नहीं? मुझे आपसे लव जिहाद पे आज डिबेट नहीं करनी है। कर पाए मुझे आपसे जिहाद भी मुझे आपसे वोट लव जिहाद पे कोई डिबेट नहीं करनी है। ये आपके कहने से नहीं, जिसको सियासत छोड़ दूंगा, डिबेट में आना छोड़ दूंगा। छोड़िए सर, आप बहुत बार पहले भी ये दावे कर चुके हैं। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। लैंड जिहाद बता दीजिए, शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। लव जिहाद बता दीजिए और आप वोट जिहाद बता दीजिए। ये वोट जिहाद छोड़िए, ये वोट जिहाद नहीं तो क्या है? ये वोट जिहाद नहीं तो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मौलाना साहब, हटाइए स्क्रीन से शहजाद को लाइए और उसके बाद रमनीश को हटाइए सबको। आप विषय बिल्कुल नहीं तो बेइज्जती की बात नहीं कर रहा। आपको आप अगर जो चीज आप इस बात पे अड़े हुए हैं कि अशोक श्रीवास्तव नहीं है, ये प्रीत सिरोही है, तो मैं आपको साबित करूंगा। चलिए शहजाद, उसके बाद रमनीश वत्स। इसको बुलाओ तो उसकी इज्जत करो। इज्जत कर रहा हूं आपकी, बहुत अच्छी से इज्जत कर रहा हूं। आपको मौका दिया। चलिए शहजाद, उसके बाद रमनीश वत्स। अशोक जी 10 सेकंड। मैं मौलाना साहब की स्थिति समझ सकता हूं, मैं उनसे फिर से दोहराता हूं। जमीयत उलेमाए हिंद ने बोला है कि इल्लीगल रोहिंग्याओं को हटाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में गए कि गवर्नमेंट इनको ना डिपोर्ट करे, मौलाना फतवा कब जारी कर रहे हैं? और दूसरा विषय जो मैंने पूछा, मदनपुर खादर की जमीन से जब उनको हटाया, कांग्रेस ने विरोध किया, आप उसके खिलाफ कब बोले? अब आप बदतमीजी कर रहे हैं मौलाना साहब। अभी आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस देश का एक मुसलमान, अभी ये दावा कर रहे थे इस देश का एक मुसलमान ऐसा नहीं है जो विरोध करता है। और अभी जमीयत उलेमा का फैक्ट दिखाया तो मौलाना साहब कैसे कहने लगे मैं जमीयत उलेमा, ये जमीयत उलेमा का नहीं है, इसके नहीं है, उसके नहीं है। फिर आप सारे मुसलमानों का, फिर आप ठेका क्यों ले लेते हैं सारे मुसलमानों का? नहीं, मुझे आप बताइए, आपने सारे मुसलमानों का ठेका क्यों ले लिया? फिर अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब, आपने थोड़ी देर पहले ठेका क्यों ले लिया मुसलमानों का? आपने ठेका क्यों ले लिया कि कोई मुसलमान विरोध नहीं करता? अब जब वो कह रहे विरोध कर रहे तो आप कह रहे हो इसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। ठेका भी लेंगे और उसके बाद डिफेंड भी करेंगे। रमनीश वत्स, रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। मौलाना साहब 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। मौलाना साजिद रशीदी वैसे तो एक्सपोज होते रहते हैं, आज 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। चलिए, ओके अशोक जी, वाकई में जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है आज, घुसपैठ, और घुसपैठ एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर चुका है। लेकिन आज देखिए, चाहे मौलाना तौकीर रजा की बात करें, मदनी की बात करें, चाहे आप जाकिर नायक की बात करें, चाहे यहाँ पे बैठे हुए कितने सारे मौलाना हैं, इसमें से हम सियासतदान को भी देखते हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे राहुल गांधी के जितने पार्टी वाले, चाहे जेएमएम की बात करें, ममता दीदी की बात करें। आज देखिए ना, आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में कौन है जो आधार कार्ड और ये राशन कार्ड उनको मुहैया करा रहा है? आप जेएमएम की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये शिबू सोरेन, आज सरना जो एक धर्म है वो विलुप्त होता जा रहा है, जिसमें बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान जो है वो सरना धर्म से आते हैं, वो आज हो रहा है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि पाकुर में घुसपैठिए खास करके देखा जाए तो उनकी आबादी 40% हो चुकी है।
आज ये आप देखें साहिबगंज में 37% 1931 से 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखें कि 40% और 37% आबादी बढ़ चुकी है। जो मूल वहां पे आदिवासी समाज है वो 26% मात्र बच चुका है। इसका मूल कारण है कि आप घुसपैठियों को जो शरण दे रहा है, जो उसको प्रश्रय दे रहा है, खास करके आप मदरसे की बात करें, आप वहां पे मस्जिद की एक संख्या देखिए किस तरह से बढ़ रही है। लेकिन एकमात्र सिर्फ झारखंड को ही हम नहीं कह सकते, चाहे देखिए झारखंड हो, आसाम हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, केरला हो, हर एक राज्य में आज देखिए घुसपैठी जैसा कि मैंने कहा एक बीमारी का रूप धारण कर चुका है। लेकिन उसको पल्लवित करने का काम किसने किया? क्या 2014 में ही सारे घुसपैठी आ गए क्या? इसके पहले नहीं आते? लेकिन आज देखिए वो सियासतदान को हम जिम्मेवार मानते हैं जो कहता है कि घुसपैठी तो है ही नहीं। आज राहुल गांधी इसके ऊपर आप एक भी बयान देख लीजिए उनका, एक भी बयान देखे आज तक आपने देखा कि आपने एक भी बयान देखा है राहुल गांधी जी का? एक भी बयान आता है? लेकिन जब घुसपैठी दिक्कत ये देश में ऐसे सियासतदान है कि एक मिनट और लेना चाहेंगे जल्दी से मैं कहना चाहूंगा आज जैसे घुसपैठी की बात होती है, जैसे ही कहते हैं अमित शाह जी की चुन चुन करके हम देश को से बाहर उनको फेंकेंगे, आप देखिए जयराम रमेश आ जाते हैं सामने, तो आप देखिए उनके साथ कौन खड़ा है। और इन्होंने मौलाना ने कहा कि मुसलमान खड़ा है, मुसलमान, भारतीय मुसलमान, मौलाना रशीदी जैसे लोग राम मंदिर को तोड़ने के लिए खड़ा हो जाते हैं। वो विषयांतर नहीं। चलिए एक ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं। विषयांतर नहीं, बिल्कुल मैं विषयांतर की अनुमति नहीं दूंगा किसी को। इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक लीजिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए घुसपैठ पे हम बात कर रहे हैं और मैंने पहले ही कहा था कि समस्या यह है इस देश की कि घुसपैठियों को सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। जब खतरा मानने के लिए तैयार नहीं तो फिर उनको बाहर निकालने का जब वक्त आएगा तो कोई सुप्रीम कोर्ट भागेगा, कोई प्रदर्शन करेगा, कोई जो है धरने प्रदर्शन देगा, कोई शाहीन बाग बनाएगा। यही देश में लगातार हो रहा है और इसीलिए घुसपैठिए बने हुए हैं। 30 सेकंड में मौलाना साजिद रशीदी, उसके बाद 30 सेकंड निखिल और 30 सेकंड फिर शहजाद जी। देखिए, आपने कहा कि कोई तैयार नहीं, मैं तैयार हूं, लेकिन शहजाद पूनावाला क्या तैयार हैं कि उनकी पार्टी कल से इस काम को शुरू करेगी? ये चुनावी बयानबाजी क्यों आती है?
क्यों आती है चुनावी बयानबाजी? आप ये कहिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो कल से ही इस पर काम होना चाहिए, कल से ही इस पर काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो अगले चुनाव में जहां भी शहजाद पूनावाला या बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे वो दोहरी चाल चरित्र और चरित्र। बहुत बढ़िया बात आपने कही, यही मेरा सवाल भी अंतिम था शहजाद से। 1 मिनट शहजाद, 30 सेकंड निखिल, उसके बाद मैं आ रहा हूं। 30 सेकंड निखिल, जल्दी से निखिल। अशोक जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का चर्चा करी जहां पर आपने कहा कि 150 शरणार्थियों को, रिफ्यूजी रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी कहे हैं या घुसपैठिए कहे हैं, उनको रोक लगाई गई उनकी डेपोटेशन पर। तो क्या देश का सुप्रीम कोर्ट भी अब सांप्रदायिक हो गया है? जो पहले एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कुछ वो वोटर फ्रॉड का दिखाया है जिसका पता नहीं प्रमाण है या नहीं है। रात को 12 बजे अगर कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुलती है, इससे कोर्ट जो है आतंकवादी नहीं हो जाती सर। आप तो खुद लॉयर हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने सिर्फ ये बताया कि इस देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए इकोसिस्टम कैसे आता है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझे दोबारा खबर सुनानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। शहजाद एक बात सब ओके, शहजाद एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मौलाना साजिद रशीदी ने कही, ये इस बार चुनाव में बार बार बीजेपी ने कहा है। सवाल यह कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है कि इस बार वाकई में हम देखेंगे चुन चुनकर निकाले जाएंगे? अशोक जी, 2017 में कोई चुनाव था? कोई चुनाव था 2017 में? कोई बड़ा चुनाव नहीं था ना। किरण रिजिजू का बयान, एक रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की हमारी मंशा है, हम करेंगे, पर बीच में नहीं। पर ये मौलाना जो यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी चिपड़ी चुपड़ी बातें करता है, इसकी जमात सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस सुप्रीम कोर्ट की जमात के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। बोलने को बोलो कि जिसने रोका इसके डिपोर्टेशन को, उसके खिलाफ फतवा कब जारी करेगा ये मौलाना? भारतीय मुसलमानों का मौलाना है ना, रोहिंग्याओं का तो नहीं है। तो बोलो कि फतवा जारी करे जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ। बोलो जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ कब बोलेगा ये मौलाना? बोल के दिखाओ। ओके 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 देखिए, ओके सबको हटाइए, स्क्रीन सबको स्क्रीन से हटाइए। फुटेज खाने की कोशिश ना करें सब लोग। फुटेज में वैसे ही पूरा समय देता हूं, लेकिन जबरदस्ती फुटेज ना खाएं मेरे शो में। मैंने एक विषय उठाया था और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस देश की दिक्कत यह है कि मौलाना इस देश के मस्जिदों में बैठ के फतवे जारी करते हैं, उसके बाद घुसपैठियों के लिए अदालत में जाते हैं, घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं और उसके बाद उनको वोट बैंक बनाती है राजनीतिक पार्टियां, ये जो इंडी गठबंधन है, और उसके बाद कहते हैं कि घुसपैठियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर घुसपैठिए देश के लिए खतरा है तो इस खतरे को कौन खड़ा कर रहा है, इस बात को समझिए। लेकिन शहजाद पूनावाला, यह सवाल बड़ा जरूरी है, लाजमी है कि आपकी पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी है, 10 साल से वो सत्ता में है। अब इस चुनाव के बाद अगर घुसपैठियों को बाहर निकालने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ तो देश कहेगा कि आप सिर्फ चुनाव में सवाल उठाते हैं। इसलिए इस चुनाव के बाद बीजेपी का रियल टेस्ट भी शुरू होगा कि घुसपैठियों को वो कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।